हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत गुलाम वंश के 6वें शासक बहराम शाह के संबंध में अध्ययन करेंगे। उनका शासनकाल क्या था, कैसा था, इसके संबंध में देखेंगे। शासक की अगर हम बात करें तो मात्र 2 वर्ष का इनका शासन था, जो 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक का था। मिन्हाज के अनुसार बहराम शाह एक क्रूर एवं रक्तपात करने वाले शासक माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों माना गया है, ये हम देखेंगे। साथ ही ये भी हम देखेंगे कि इस पद पर बनने के बाद, जब बहराम शाह को पद पर बनने के, तो इन पर नियंत्रण करने के लिए एक नाइब ए मुमलिकात नाम का एक नए पद का सृजन भी किया गया था। ये पद क्या है और इसमें कौन नियुक्त हुआ था, इस वीडियो में हम विस्तृत से उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखें आगे। पहले देखें बहराम शाह, और इनका शासनकाल 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक का माना गया है। और बिंदुवार इसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कई बार परीक्षा में इस तरह का ये पूछा भी गया है। तो अब इनका बहराम शाह का पूरा नाम अगर हम देखें तो मुइजुद्दीन बहराम शाह इनका पूरा नाम था। जन्म 9 जुलाई 1212 ईस्वी को दिल्ली में मानी गई है। इनके पिता इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक थे और जिनके संबंध में हमने पूर्व में अध्ययन कर चुका है। इनकी माता तुर्कान खातून, इनकी जो माता थी तुर्कान खातून। इनका और नाम कहीं कहीं कुतुब बेगम मिलता है, कहीं कहीं नादिरा बेगम मिलता है। तो ये इनकी माता का नाम था। इनके भाई का नाम है नसरुद्दीन महमूद। इनकी बहन रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के संबंध में हमने पूर्व के वीडियो में विस्तृत में पढ़ भी चुका है कि कैसे रजिया सुल्ताना ने भटिंडा के राजा पर आक्रमण कर दिया था, अल्तुनिया पर, और वहाँ पर रजिया सुल्ताना की हार हो गई और उन्होंने रजिया सुल्ताना को कैद करके भटिंडा ले गए थे। बाद में रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया से शादी कर ली और उन्होंने फिर बहराम शाह के साथ युद्ध भी किया, लेकिन युद्ध में बहराम शाह से वो हार भी गई थी। तो ये इसकी पूर्व में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। इन्होंने जो शासन संभाला था वो 1240 ईस्वी को 21 अप्रैल को इन्होंने अपना शासन संभाला था। कहीं कहीं ये डेट 20 अप्रैल भी दी गई है और कहीं कहीं 21 अप्रैल, लेकिन 21 अप्रैल ज़्यादातर दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पर 21 अप्रैल लिखा है। मृत्यु की अगर बात करें तो 15 मई 1242 ईस्वी को तुर्क अमीरों ने, इनके ही जो तुर्क अमीर थे, उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। और इस तरह से 2 वर्ष का इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। आगे अब हम देखेंगे बहराम शाह के संबंध में। बहराम शाह के संबंध में एक कहानी के रूप में अगर हम देखें तो कैसे कैसे इनको पद मिला और फिर कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो बहराम शाह के संबंध में कहानी के रूप में देखें। रजिया सुल्ताना एवं अल्तुनिया के मध्य हुए युद्ध में रजिया सुल्ताना की हार हो गई थी। क्या हो गई थी? रजिया सुल्ताना की हार हो गई थी। अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना को कैद करके भटिंडा ले गया। अब जब वहाँ भटिंडा ले गया तो दिल्ली का शासन क्या हुआ था? खाली हो गया। तो वहाँ के जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीरों ने रजिया सुल्ताना के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्या, कहाँ पर, किसको बैठा दिया था? उनके ही जो भाई थे बहराम शाह, उनको ही गद्दी पर बैठा दिया। मिन्हाज के अनुसार बहराम शाह एक क्रूर एवं रक्तपात करने वाला शासक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, जब आगे हम देखेंगे। सुल्तान के अधिकारों को कम करने के लिए ये तुर्क सरदारों ने, यहाँ तुर्क लिखा है, तुर्क सरदारों ने एक नए पद का सृजन किया। इस नए पद का नाम था नाइब ए मुमलिकात। कौन सा था? नाइब ए मुमलिकात। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। तो नाइब ए मुमलिकात एक नए पद का सृजन किया। बहराम शाह के समय नाइब के पद पर इख्तियारुद्दीन मलिक ऐतगीन, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इख्तियारुद्दीन मलिक ऐतगीन को नियुक्त किया गया है। ये पहले नाइब थे मलिक ऐतगीन। मलिक ऐतगीन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहराम शाह की तलाकशुदा जो बहन थी उनके साथ विवाह कर लिया। उनका मूल उद्देश्य था कि अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया जाए
और मलिक एतकीन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले उनकी जो तलाकशुदा बहन थी उनसे विवाह कर लिया। कालांतर में उनकी शक्ति बढ़ते गई और शक्ति बढ़ने का मूल कारण ये था कि जो तुर्क अमीर थे वो उनका समर्थन भी मलिक एतकीन को था। साथ ही अब वो चूँकि उनकी बहन से शादी कर लिए थे तो इस तरह से उनकी शक्तियाँ अपने आप बढ़ने लगी और वह अपने आप को सुल्तान से अधिक शक्तिशाली समझने लगे। बाद में एक स्थिति ऐसी बन गई कि मलिक एतकीन सुल्तान से अधिक अपने आप को शक्तिशाली समझने लगी। उसका कारण ये था कि उसने अपने महल के आगे हाथी रखना आरंभ कर दिया था। अब जैसे सुल्तान अपने महल के आगे हाथी रखते थे वैसे ही उन्होंने भी अपने महल के आगे हाथी रखना आरंभ कर दिया था, जो कि केवल एक राजा ही रखता था। लेकिन इसके बाद उनकी बढ़ती शक्ति से सुल्तान बैराम शाह नाराज़ रहने लगा। अब जब उनकी शक्ति बढ़ते देखी तो सुल्तान बैराम शाह उनसे नाराज़ रहने लगे। एक दिन मलिक एतकीन के हस्तक्षेप से परेशान होकर, अब मलिक एतकीन अपने आप को शक्तिशाली समझते थे और हर कार्य में बैराम शाह के वो हस्तक्षेप करने लगे। तो मलिक एतकीन के इस हस्तक्षेप से परेशान होकर बैराम शाह ने नायब मलिक एतकीन की भरी सभा में हत्या कर दी। जो भरी सभा थी नायब मलिक एतकीन की उन्होंने क्या कर दी, बली सभा में हत्या कर दी थी। यही कारण है कि उनको एक क्रूर एवं रक्तपात करने वाला शासक माना गया। आगे मलिक एतकीन की मृत्यु के पश्चात उनके सारे अधिकार अमीर हाजिब बदरुद्दीन शंकर रूमी खां के हाथों चले गए। इस तरह से अब जो उनके जो थे एतकीन के जितने भी वो थे अधिकार थे तो वो रूमी खां के हाथों चले गए। किंतु रूमी खां पर भी सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में उसकी एवं उसके एक साथी की भी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर जो रूमी खां थे, जो जिनके पास मलिक एतकीन के अधिकार आए थे, उनकी भी हत्या इन्होंने कर दी थी। और इन लगातार हत्याओं के कारण अमीरों एवं तुर्क सरदारों में भय मिश्रित असंतोष व्याप्त हो गया था। अर्थात जो अमीर और तुर्क सरदार थे वो भयभीत रहने लगे थे, लेकिन और कुछ चूँकि कर नहीं पा रहे थे और अंदर ही अंदर उनके मन में एक असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगा था। तो ये था, लेकिन चूँकि उन्हें ये अंदेशा था कि अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कि सरदार हमारी भी, सुल्तान हमारी भी हत्या कर दे, इसलिए वो कुछ प्रकट नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एक बात और है कि बैराम शाह के जो वजीर थे महाजमुद्दीन भी सुल्तान के कार्यों से असंतुष्ट था। वो भी सुल्तान के कार्यों से असंतुष्ट था, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो उन्हीं के वजीर थे। सन 1241 में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 1241 पर जब मंगोल आक्रमण करने लगे तो उन्होंने अधिकार कर लिया एवं लाहौर पर आक्रमण करते समय, इसके बाद उन्होंने लाहौर पर आक्रमण कर दिए। तो बैराम शाह ने अपने वजीर महाजमुद्दीन एवं तुर्क सरदारों को मंगोलों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मंगोलों के साथ युद्ध करने के लिए अपने वजीर को एवं कुछ तुर्क सरदारों को भेजा। आगे हम देखेंगे वजीर महाजमुद्दीन एवं तुर्क सरदार जब मंगोलों से युद्ध के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में वजीर महाजमुद्दीन को एक पत्र मिला। पत्र में तुर्क सरदारों की हत्या कर दी जाए ऐसा लिखा था। अब यहाँ पर देखना भाई कि ये यहाँ पर एक राजनीति हुई थी कि माना जाता है कि महाजुद्दीन जो उनका वजीर था, वजीर को एक पत्र मिला था जिसमें कहा था कि जो तुर्क सरदार युद्ध के लिए जा रहे हैं उनकी रास्ते में ही हत्या कर दी जाए, जिसे जो महाजमुद्दीन थे उन्होंने तुर्क सरदारों को बतला दिया। उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के वजीर थे उन्होंने क्या किया, तुर्क सरदारों को बतला दिया। इससे पूरे तुर्क सरदार क्या हो गया, क्रोधित होकर सारी सेना दिल्ली वापस आ गई। सारी सेना क्या हो गई थी, दिल्ली वापस आ गई। लेकिन ये माना जाता है कि वास्तव में ये पत्र सुल्तान ने नहीं लिखा था, बल्कि ये किसी की चाल थी और वो चाल यहाँ पर कामयाब हो गई।
और इससे जो तुर्क सरदार जो थे, जो युद्ध के लिए मंगोलों के साथ जा रहे थे, वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर पूरी सेना के साथ वो क्या हो गए, वापस आ गए और दिल्ली पर ही आक्रमण कर दिया। और बैराम शाह को उन्होंने क्या कर लिया, कैद कर लिया। पहले से नाराज़ तो थे ही वो, लेकिन जब उन्होंने लिखा कि उनका जो पत्र में लिखा था उसमें कि उनकी हत्या कर दी जाए, तो उससे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, बैराम शाह पर आक्रमण कर दिया, उनको कैद कर लिया। और 15 मई 1242 को बैराम शाह की हत्या कर दी गई। इस तरह से बैराम शाह की उन्होंने हत्या कर दी और बैराम शाह का जो 2 वर्ष का शासनकाल था छोटा सा, वह समाप्त हो गया। बैराम शाह के पश्चात तुर्क सरदारों ने फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को अपना सुल्तान बना लिया। इस तरह से ये जो युद्ध था, 2 वर्ष का शासनकाल था बैराम शाह का, ये समाप्त हुआ। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आने वाला जो अगला वीडियो है अलाउद्दीन मसूद शाह का, वो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।